अब हम आते हैं समरी ऑफ टीपीएन रिक्वायरमेंट्स फॉर चिल्ड्रन, उसके अलावा सैंपल टीपीएन रेजिम है ना, ग्लूकोज लिपिड बेस वाली, और टीपीएन फॉर्मूला फॉर एडल्ट्स। ये जो तीनों चीज़ें हैं इसके टेबल्स बने हुए हैं डायटीटिक्स श्री लक्ष्मी की जो बुक है उसमें पेज नंबर 203 और 204 पे है। ये मैं तुम लोगों को पोस्ट कर दूंगी ताकि तुम लोगों को देखने में सुविधा रहे। तो मैंने कहा इसमें ये दिखा देती हूँ एक बार, पर इसको मैं वैसे ही भेज दूंगी जिससे कि आप उसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। जिसके पास बुक है वो तो वैसे ही देख लेगा, पर जिसके पास बुक नहीं है वो उसके लिए ये मैं भेज रही हूँ। तो इसमें पूरा दिया है कि कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, कितना होना चाहिए एडल्ट्स के लिए, फॉर्मूला जो टीपीएन का दे रहे हैं उसमें। अब क्योंकि टीपीएन से पूरा फुल न्यूट्रिशन देना है इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब इसके बाद आता है मॉनिटरिंग, कि जब भी अपन टीपीएन या पीपीएन देते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। क्योंकि यदि क्योंकि ये तो आईवी से जा रहा है, तो यदि कोई भी प्रॉब्लम आई तो जो पर्सन रहता है उसकी एकदम मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अब पीपीएन में क्या क्या मॉनिटरिंग की जाती है कि लीकेज तो नहीं हो रहा, क्योंकि लीकेज यदि हो तो वो भी नुकसानदायक है। जहाँ से भी कैथेटर गई है नीडल अंदर डालते हैं ना, तो वो वाली। फिर उसी तरह से ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा उस नीडल में, जो कैथेटर है उसमें, या एयर बबल तो नहीं आ गया, क्योंकि इससे भी फिर प्रॉब्लम आती है। और कई बार रिएक्शन तो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि ये जो पीपीएन दिया जाए या टीपीएन भी दिया जाए तो रिएक्शन होती है, और वो जो रिएक्शन रहती है वो बहुत फेटल रहती है, बहुत नुकसानदायक होती है, व्यक्ति मर भी सकता है। तो इसलिए कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती किसी किसी को, तो ऐसी सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक और चीज़ मुझे याद है उसमें कि कई बार ये जो ये है ना ब्लॉकेज होने लग जाती है, जो अपनी ट्यूब तो ब्लॉक होती है, साथ ही साथ जो ब्लड वेजल है उसमें भी ब्लॉकेज दिखाई देने लगता है और फिस्टुला डेवलप हो जाता है। फिस्टुला का मतलब है कि जो स्किन है और जो ऑर्गन है या जो भी अपना अंदर का जो वेजल है उसके बीच में एक ओपनिंग बन जाती है और ऐसा स्वेलिंग जैसा एडिमा टाइप का दिखाई देने लगता है, उसको फिस्टुला कहते हैं। तो वो तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी एक तरह का नुकसानदायक कंडीशन होती है। तो ये सब मॉनिटरिंग इसकी करनी पड़ती है। और जो भी स्पीड दी है, जो भी पीपीएन से सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसकी वो भी ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं, मॉनिटरिंग उस चीज़ की होती है। अब टीपीएन में भी मॉनिटरिंग करते हैं तब वो चीज़ ध्यान ही रखी जाती है। नॉर्मली 6 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से दी जाती है वो फीडिंग, तो कितनी बूंद जाना चाहिए ये सब वो एडजस्ट कर देते हैं, पर उसको उतना ही हो रहा है कि नहीं ये ध्यान रखना पड़ता है। और टीपीएन में और विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इसकी मॉनिटरिंग में क्या क्या देखना पड़ता है, तो डेली वेट चेंज देखना पड़ता है, क्योंकि यदि एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो पानी के कारण ही वजन बढ़ जाता है एडिमा के कारण, इसलिए वेट चेंज कितना हो रहा है वो भी, क्योंकि मालनरिश है पर्सन तो उसमें वेट चेंज पॉजिटिव होना फायदे का है, पर एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाए तो वो नुकसानदायक है, इसलिए डेली वेट चेंज। फिर उसी तरह से स्किन फोल्ड थिकनेस एंड मिड आर्म सरकमफरेंस भी देखा जाता है। ये पर्टिकुलरली किसके लिए देखा जाता है, तो मालन्यूट्रिशन के सफ़रर, साथ में इडिमा के लिए भी ये चीज़ देखी जाती है। फिर बायोकेमिकल इंडाइसेस भी देखे जाते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, एसिड बेस बैलेंस, क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम और भी बाकी जो भी बायोकेमिकल इंडाइसेस है वो सब देखे जाते हैं जो डिसीज़ है उसके हिसाब से, कि वो सब बराबर है कि नहीं लेवल में, या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं इसको देने के बाद, क्योंकि कई बार कंसनट्रेशन हायर हो जाए ज़्यादा तो वो भी एक नुकसानदायक कंडीशन होती है। फिर यूरिन आउटपुट भी चेक किया जाता है पेशेंट्स का, क्योंकि कई बार यूरिन आउटपुट ही कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो उससे भी फीड को कितना देना है वो एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए। फिर बीपी भी देखना पड़ता है और अदर रिलेटेड ऑर्गन की फंक्शनिंग भी देखी जाती है कि भाई वो सही चल रही कि नहीं, टीपीएन देने के बाद प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, तो वो सब चीज़ों को इसमें मॉनिटर करना पड़ता है।
अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार टीपीएन में और पीपीएन में हो सकते हैं। जब लंबे समय तक मतलब पीपीएन जो चल रहा है वो तो थोड़े समय का रहता है, इसलिए इतने जनरली कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, लेकिन फिस्टूला एक देखा जाता है जनरली। और टीपीएन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये तो लंबा चलने वाला फीडिंग है। उसमें क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला तो होता है विलस एट्रफी। विलस एट्रफी का मतलब रहता है कि जो इंटेस्टाइन में विलाए हैं, जो एब्जॉर्प्शन करने के लिए विलाए रहते हैं ना इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खास तौर से, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, तो वो जो विलाएं हैं वो कम होना, एट्रफी मतलब कम होना, वो फ्लैट होने लगती है ना। अपन ने पढ़ा था, आप लोगों ने पिछले साल नहीं इसी साल तो पढ़ा है, आईबीएस भी पढ़ा है, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसमें बताया था कि विलस जो है विलाए वो कम होने लगते हैं, तो वो कंडीशन तो नहीं हो रही, ये देखना पड़ता है। उसी तरह से कैथेटर रिलेटेड जो नीडल अंदर डाली जाती है और उसके साथ जो कैथेटर उसको कहते हैं, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। उसमें क्या क्या हो सकता है? तो कार्डियक एरिथमिया, एयर एम्बोलस मतलब वही हवा का बबल अंदर चला जाए, थ्रोम्बोसिस। कार्डियक एरिथमिया मतलब हार्ट रेट में अंतर आना, है ना, रिदम जो रहती है हार्ट की रोज जैसे रहती है 72 अपन मान के चलते हैं 1 मिनट में, पर वो इरेगुलर हो गई तो उसको कहते हैं कार्डियक एरिथमिया। एयर एम्बोलस, एयर के अंदर चली जाएगी तब उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है ना, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट ही फॉर्म हो गया, परफोरेशन एंड सेप्सिस, छेद हो जाते हैं कई बार। सेप्सिस मतलब पस, बॉडी जो है उसमें पस पड़ जाता है, सेप्सिस। और फिस्टूला जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो ये जनरली कैथेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी देखती जाती, मतलब या मॉनिटरिंग में ये भी चीज़ देखी जाती है और ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वो भी देखी जाती है। मेटाबॉलिक में हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हो जाता है, कई बार ऑस्मोटिक डायूरेसिस देखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, एजोटेमिया जिसको कि नाइट्रोजन ब्लड में आने लगी मतलब यूरिया, फैटी डिजनरेशन, एसिड बेस चेंज, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे, ये देखना पड़ते हैं, ये सब नुकसानदायक है। फिर है न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, मतलब क्या कि कई बार लीन बॉडी मास जो है उसका ही कमी हो जाती है ना, लीन बॉडी मास मतलब मसल कम हो जाना। विटामिन टॉक्सिसिटी भी कई बार देखी जाती है, क्योंकि हाई फीड दे दी अपन ने विटामिन की, तो कई बार फैट और वाटर जो है वो भी बढ़ जाता है, कई बार इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, कई बार बोन का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। जैसे पेशेंट डीमिनरलाइजेशन भी हो जाता है बोन का। पेशेंट जब बेड रिडन रहता है ना, तो कैल्शियम का हड्डियों से निकलना बढ़ जाता है, उसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, और उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। तो ये कंडीशन बढ़ती है, तो इसलिए इसको भी, ये भी कॉम्प्लिकेशन कई बार देखी जाती है टीपीएन के साथ भी, क्योंकि लंबे समय तक वो व्यक्ति बिस्तर में है। फिर रीफीडिंग सिंड्रोम, रीफीडिंग अपने इंटरनल में भी बताया था मैंने कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट में फीडिंग कर दी जाए, हड्डी से भी ज़्यादा मिल जाए, और वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है, एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी वाला जो कंडीशन है ना वो आ सकती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या क्या कंडीशन उसकी हुई है। तो इस तरह से ये अपना कंप्लीट हो गया पेरेंटरल न्यूट्रिशन के बारे में। और इसका मतलब हुआ कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसका, फीडिंग का, वो वाला अपना पार्ट, या स्पेशलाइज्ड जो न्यूट्रिशन फीडिंग है वो भी हो चुकी, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट भी उसको कहते हैं, वो भी हो गया। और ये सब न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपके काम आएगा, मतलब ये पेरेंटरल और एंटरल फीडिंग, जब अभी ये नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ जिसमें कि प्री एंड पोस्ट सर्जरी वाला है न्यूट्रिशनल केयर, तो उसमें ये दोनों आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से अब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे आप लोगों को ये मैं लेक्चर देती हूँ, उसके बाद लड़कियों ने सुना, कितनी लड़कियों ने सुना ये मेरे को पता नहीं चलता, तो या तो आप लोग अपने थम्स अप कर दिया करो ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि इतनी सारी लड़कियों ने इसको पढ़ा। नहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं कि नहीं पढ़ रही, सुन रही हैं कि नहीं सुन रही, क्योंकि
फिर आपको तो छुट्टियां लग रही हों और आराम कर रहे हो तो फिर बाद में नुकसान होगा, इसलिए तुरंत आप लोग लेक्चर को अटेंड किया करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डेड है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे जूम से या स्काइप लाइट से यदि मैं पढ़ाऊँ तो उसमें तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तो उसमें पता चल जाता है कि टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, इसमें पता नहीं चल पाता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे भी पता चले कि लड़कियाँ सब हर लेक्चर को सुना कि नहीं सुना। तो अब पहले तो मैंने बोला नहीं, पर अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पता चल जाए मुझे। ठीक है, तो चलो ये अपना टॉपिक फिनिश हुआ।